हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीए नेट पेपर 2 कॉमर्स के बारे में। और आज की ये हमारी क्लास बेसिकली सिलेबस इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। और इस क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली जानेंगे पेपर 2 कॉमर्स के बारे में और साथ में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पर बेसिकली आपके एनटीए एग्जाम कॉमर्स के अंदर आपकी डिमांड क्या है। और इस चीज़ को हम लोग समझेंगे एक एक यूनिट को डिस्कस करके कि भाई यहाँ पर क्या क्या यूनिट्स आपके एग्जाम के अंदर आती हैं और किस यूनिट की कितनी वेटेज है। और आप इस एग्जाम को अगर क्लियर करना चाहते हैं तो भाई पेपर 1 से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर है। और पेपर 2 जो कि कॉमर्स हमारा रहने वाला है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि पेपर 2 के अंदर आपकी डिमांड क्या है और पेपर 2 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है बेटा, पेपर को बहुत अच्छी तरह से फिर आप लोग क्लियर कर पाएंगे। भाई आज की इस क्लास के अंदर एक एक यूनिट को, एक एक टॉपिक को विद वेटेज हम लोग समझेंगे कि भाई किस टॉपिक की कितनी वेटेज है। अगर मैं पेपर 2 कॉमर्स की बात करता हूं तो जनरली यहां पर बेटा 10 यूनिट्स आपके एग्जाम में आती हैं और उन्हीं 10 यूनिट से आपके क्या किए जाते हैं बेटा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हर एक यूनिट से मोस्ट प्रोबेबली तो देखा गया है हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चंस हर एक यूनिट से आएंगे और ये प्रोपोर्शनेट हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन कभी कभी ये वेरी भी हो जाता है कि भाई 1-2 क्वेश्चन दूसरी यूनिट से ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं पेपर 2 कॉमर्स की तो जनरली अगर मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूं तो इस पेपर के अंदर बेटा टोटल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल क्वेश्चंस आते हैं बेटा 100। एक क्वेश्चन की वेटेज अगर बोलूं बेटा तो 2 मार्क्स की है। तो बेटा पूरा का पूरा पेपर कितने मार्क्स का हो जाता है आपका, 200 मार्क्स का आपका पेपर 2 कॉमर्स रहता है। और पेपर 1 की बात मैंने पिछली वीडियो के अंदर की थी बेटा, वहां पर कितने क्वेश्चंस आते हैं 50 और 2 मार्क्स की एक वेटेज रहती है। तो बेटा 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 रहता है। और इन टोटलिटी अगर मैं बात करता हूं बेटा तो 300 मार्क्स का आपका एनटीए नेट कॉमर्स का पेपर हमारा बनता है। इनफैक्ट एनटीए नेट ही नहीं बेटा, एनटीए नेट कॉमर्स ही नहीं, बाकी जगह पर भी यही चीज फॉलो होती है, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट अलग हो जाता है। जैसे कि यहां पर हम लोग डिटेल स्ट्रेटेजी समझेंगे पेपर 2 कॉमर्स के बारे में। आज यहां पर हम लोगों ने काफी ज्यादा डिटेल में 10 यूनिट्स को समझना है कि कौन कौन सी वो 10 यूनिट है जो पेपर 2 कॉमर्स के अंदर आती है। और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि किस यूनिट से कितने चांसेस हैं मार्क्स स्कोर करने के। और इस एग्जाम को अगर क्लियर करना है तो कौन सी यूनिट है जहां पर हमें फोकस बहुत ज्यादा करना है। अगर मैं मिनिमम क्वेश्चंस की बात करूं यहां से कि भाई आपको कितने क्वेश्चंस एटलीस्ट सही करने हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए पेपर 1 को कंसीडर करते हुए, अगर आप पेपर 1 में बेटा 35 क्वेश्चंस ठीक करते हैं, जिसका मतलब कि 70 मार्क्स अगर मैं बात करता हूं तो बेटा इस पेपर के लिए यानी कि पेपर 2 कॉमर्स के लिए आपको मिनिमम 65 to 70 क्वेश्चंस को सही करना होगा अगर आप चाहते हैं जेआरएफ क्लियर करना। 70 क्वेश्चंस का मतलब है बेटा, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं यहां पर, 70 क्वेश्चन का मतलब है बेटा 140 मार्क्स। 140 मार्क्स मतलब बेटा आपके कहीं ना कहीं 210 मार्क्स आपके इस एग्जाम के अंदर आने चाहिए मिनिमम, अगर आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं कॉमर्स के अंदर। इस मार्क्स की वेटेज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है बेटा। जनरली जो जेआरएफ की कट ऑफ रहती है वो 190 प्लस रहती है जनरल कैटेगरी। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम कि भाई एग्जाम की डिफिकल्टी कितनी है, उसके बेसिस पर भी ये कट ऑफ कहीं ना कहीं डिफाइन होती है। लेकिन अगर आप लोग सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो 190 मार्क्स एटलीस्ट आप लोगों को स्कोर करने होंगे, 190 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे अगर आप इस एग्जाम को कॉमर्स के फील्ड में क्लियर करना चाहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे 10 यूनिट्स के बारे में जो कि आपके एग्जाम के अंदर कॉमर्स से रिलेटेड पूछी जाती है। साथ में ही आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करने वाला हूं कि भाई किस तरह से इन यूनिट्स को अप्रोच करना है और कौन सी यूनिट्स है जहां पर आपके मार्क्स गेन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छी तरह से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यूनिट की बात करता हूं बेटा तो सबसे पहली यूनिट है हमारी बिजनेस फाइनेंस। एक यूनिट है बेटा आपकी बिजनेस फाइनेंस।
अगर मैं बिजनेस फाइनेंस की बात करता हूं तो भाई बिजनेस फाइनेंस के अंदर बेटा दो चीजें बेसिकली हमारे पास रहती है बेटा। यहां पर बेटा एक तो हमारे पास फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक है सबसे पहला, और दूसरा बेटा हमारे पास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है बेटा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इन दोनों टॉपिक्स में क्या डिफरेंस है ये पहले समझेंगे, और इसके साथ में ये भी हमें समझना है कि भाई इन दोनों टॉपिक से मिलकर हमारी एक यूनिट बनी है बेटा बिजनेस फाइनेंस। तो यानी कि यहां पर दोनों टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे तो हमारा बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक खत्म होगा। फाइनेंस की बात करूं बेटा तो सबसे पहला भाई हम सबको पता है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है बेटा, ग्रो करना है, तो भाई उस ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज की जरूरत पड़ती है? फंड की जरूरत पड़ती है। फंड की जरूरत पड़ती है, और फंड का मतलब क्या होता है बेटा? पैसा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में ग्रो करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो भाई फाइनेंस के अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ फंड के बारे में, सोर्सेस ऑफ फंड के बारे में, कि भाई बिजनेस को चलाने के लिए फंड कहां से आने वाला है, पैसा कहां से आने वाला है, कौन कौन से सोर्सेस हैं और किन किन सोर्सेस से हम बेसिकली पैसे को रेज कर सकते हैं। भाई फाइनेंस के अंदर बहुत सारे तरीके रहते हैं, या फिर बिजनेस के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जिन अपॉर्चुनिटीज के थ्रू वो फंड को रेज कर सकता है, वो पैसे को उठा सकता है मार्केट से। और वेरियस फैक्टर्स है जिन फैक्टर्स के बेसिस पर इसको बेसिकली डिवाइड किया गया है, जैसे कि टाइम के बेसिस पर, कि भाई बिजनेस को पैसा छोटे टाइम के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, मीडियम टर्म के लिए चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई दूसरा एस्पेक्ट एक बिजनेस के लिए क्या है? पहला एस्पेक्ट से भाई आपको समझ में आया कि भाई पैसे को उठाना, कि भाई किन किन सोर्सेज से बिजनेस के द्वारा पैसे को उठाया जा सकता है। और दूसरा क्या है बेटा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट का मतलब सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है बेटा effective and efficient utilization of resources, efficient and effective utilization of the resources। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई अब मतलब क्या है कि भाई किस तरह से बिजनेस का इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं, पैसे का एक बिजनेस में किस तरह से इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रहेगा, वो चीजें यहां पर हम समझेंगे। दूसरी बात ये समझिएगा बेटा कि मैनेजमेंट बेसिकली की किसके द्वारा जाती है? तो मैनेजमेंट हमेशा एक मैनेजर के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? मैनेजर के द्वारा। अब यहां पर जो मैनेजर होगा बेटा वो किस चीज से रिलेटेड डील कर रहा है? फाइनेंस से रिलेटेड। तो किसके द्वारा की जाएगी बेटा? फाइनेंस मैनेजर के द्वारा की जाएगी। वहीं पर बेटा आप एक टॉपिक पढ़ते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। एक टॉपिक पढ़ते हैं आप लोग क्या? मार्केटिंग मैनेजमेंट। वहां पर भी वर्ड क्या है बेटा? मैनेजमेंट। वहां पर भी मैनेजमेंट का मतलब इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहेगा, लेकिन वहां पर जो रिसोर्स का मतलब है वो चेंज हो जाएगा बेटा। वहां पर रिसोर्स क्या हो जाएगा बेटा? मार्केट। मार्केट वहां पर रिसोर्स रहेगा, यहां पर बेटा फंड से रिलेटेड हमारा रिसोर्स रहने वाला है, इसलिए बेटा फाइनेंस मैनेजर के द्वारा की जाएगी। और अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करूं तो वो मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा की जाएगी। बोलिए भैया, आई बात समझ में? जी सर। अब भाई इस टॉपिक को जब अगर आपको कंप्लीट करना है तो इन दोनों टॉपिक को आपको इसके अंदर कंसीडर करना है, फाइनेंस प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। अब इस टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं बेटा, बिजनेस फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस फाइनेंस में बेसिकली कितने क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं समझिएगा। इसके अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूं बेटा तो एग्जाम के अंदर बेटा दो चीजें हैं इस टॉपिक के अंदर। मैंने बताया बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्वेश्चंस की बात करूं जनरली बेटा इस यूनिट से 10 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन की वेटेज कितने मार्क्स की है बेटा? 2 मार्क्स की वेटेज है। तो बेटा अगर टोटलिटी में बात करूं बेटा तो कितने मार्क्स होंगे बेटा? हमारे 20 मार्क्स। दूसरा टॉपिक अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं तो वो क्या है बेटा? अगला टॉपिक अगर आपके साथ मैं डिस्कस करूं तो बेटा एक टॉपिक मैनेजमेंट से रिलेटेड ही डिस्कस हो रहा है, तो बेटा वही डिस्कस कर लेते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर मैंने बताया बेटा आपको मैनेजमेंट का मतलब क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। बट यहां पर रिसोर्स क्या हो जाएगा बेटा? मार्केट।
अब बेटा एक चीज याद रखिएगा, मार्केटिंग का मतलब होता क्या है बेटा, देखो जिस भी चीज के पीछे ING आता है वो एक प्रोसेस होती है। क्या होती है बेटा? एक प्रोसेस होती है, राइट भाई। एक प्रोसेस है जहां पर मार्केटर क्या करता है, मार्केटिंग की किसके द्वारा की जाएगी? मार्केटर के द्वारा की जाएगी। तो भाई एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर मार्केटर क्या करता है, मार्केट को समझने की कोशिश करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बेस्ट पॉसिबल वे में सेल कर सके। की किसके द्वारा जाती है? एक मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा हमेशा मार्केटिंग मैनेजमेंट की जाएगी। अब इस एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर कितने क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से? यहां पर बेटा जनरली देखे जाते हैं 10 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन की वेटेज कितनी है? 2 मार्क्स की। बट टोटल अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो बेटा 20 मार्क्स की ये यूनिट भी हमारी रहती है। अब आगे समझना बेटा, तीसरी यूनिट हमारी रहेगी बेटा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करूं बेटा तो सेम पैटर्न पर मैनेजमेंट का मतलब सेम रहेगा बेटा, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। लेकिन हमारा यहां पर रिसोर्स क्या हो जाएगा? ह्यूमन, राइट। और ये मैनेजमेंट की किसके द्वारा जाएगी बेटा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के द्वारा। आई बात समझ में जी। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं बेटा तो यहां पर भी जनरली 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। एक क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स की है, तो टोटलिटी में बात करूं बेटा तो 20 मार्क्स का ये यूनिट रहती है। आई बात समझ में जी सर। ये 3 यूनिट हो गई बेटा, इसके अलावा बाकी यूनिट्स को भी समझेंगे बेटा। अगर मैं बात करता हूं बेटा चौथी यूनिट की, जो कि आपकी क्या रहेगी बेटा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब यहां से अगर बात करूं बेटा तो जनरली 10 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, वेटेज बेटा 20 मार्क्स की। अगर मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो आप लोगों को सबको पता है, आप 11th क्लास से इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आते हैं बेटा, 12th क्लास में पढ़ते हैं और इसको बेटा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ा जाता है। अब इस टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स टॉपिक का वजूद क्यों है, सबसे पहले ये समझिएगा भाई। हम लोग इस टॉपिक के अंदर हमेशा ये समझ के चीजें करते हैं कि भाई हमारे पास हमेशा रिसोर्सिस का क्या रहने वाला है? स्कार्सिटी रहने वाली है, अभाव रहने वाला है। और जब हमारे पास रिसोर्सिस का हमेशा अभाव रहेगा तो हम उन रिसोर्सिस का क्या करते हैं भाई? वहां पर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किस तरह से करेंगे भाई? वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन इस तरह से होना चाहिए कि भाई हम अपने रिसोर्सिस को इस तरह से यूज कर सकें कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन उन रिसोर्सिस से ले सके। भाई हम अपने रिसोर्सिस को एट द एंड इस तरह से यूज करें, यूटिलाइज करें कि हम उन रिसोर्सिस से मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सके और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सकें। तो यहां पर बेटा हम बेसिकली डिमांड पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं। यहां पर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सोचने की कोशिश करते हैं, कंज्यूमर के पॉइंट से चीजों को सोचने की कोशिश करते हैं। और यह अभाव का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल लेवल पर भी देखा जाता है और एक कंट्री के लेवल पर भी देखा जाता है। तो जब रिसोर्सेज का हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेंगे इंडिविजुअल लेवल पर तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। कहां पर पढ़ते हैं बेटा? उस टॉपिक को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और बेटा जब इसी चीज को हम बहुत ज्यादा डिटेल में समझते हैं कंट्री के लेवल पर तो उसको बेटा हम लोग मैक्रो लेवल पर समझते हैं। तो यहां पर यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों कॉन्सेप्ट को कंसिडर करना है। अब भाई माइक्रो और मैक्रो दोनों को कंसिडर करेंगे सर, माइक्रो और मैक्रो दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, तब जाकर हमारी ये कहीं ना कहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट खत्म होगी। लेकिन इसके अंदर किन किन टॉपिक्स के ऊपर हमें ध्यान देना है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके बारे में हमें पता कहां से चलता है सर? हमारे सिलेबस से। कहां से पता चलेगा बेटा? हमारा सिलेबस से पता चलेगा।
तो भाई चौथी यूनिट हमारी रहती है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जहां से बेटा 10 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स की। टोटलिटी में बात करूं बेटा तो 20 नंबर की ये यूनिट आपकी चलती है। चलिए ये 4 यूनिट हो गई बेटा, अब बची 6 यूनिट्स। अब अगर बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात हुई है बेटा, तो इसी से रिलेटेड एक यूनिट है हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, अब भाई बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट के अंदर बेसिकली है क्या ये भी समझेंगे, लेकिन जानेंगे इसकी वेटेज पहले। 10 क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे, एक क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स की। टोटलिटी में बात करूं 20 मार्क्स की यूनिट रहेगी। कितने मार्क्स की वेटेज रहेगी इस यूनिट की भी? 20 मार्क्स की। ठीक है सर। बिजनेस स्टैट्स का यूज कहां पर है, ध्यान से समझना। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ इतनी बात करती है कि भाई एक कंट्री के अंदर रिसोर्सेज का अभाव है और उन्हीं अभाव को हमें क्या करना है, कम करना है, और हमें उन अभाव को ध्यान में रखते हुए अपने रिसोर्सेज का इस तरह से यूटिलाइजेशन करना है कि हम कम से कम रिसोर्सेज का यूज करें और उनसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करने की कोशिश करें। वो कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन रहेगा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स क्या करता है बेटा, हमें वो नंबर्स देता है कि जिन नंबर्स के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि भाई अभाव है तो कितना है और क्यों अभाव है। तो यानी कि हमें न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स प्रोवाइड करता है बेटा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, राइट। तो यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में हमें ये टॉपिक कंसीडर करना है और इस टॉपिक की वेटेज बहुत ज्यादा, और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि बेटा यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इजी टू अंडरस्टूड रहते हैं। भाई आसानी से आप लोग इन टॉपिक्स को कर सकते हैं और ये इजी टॉपिक रहता है और यहां पर आपके मार्क्स स्कोर करने के चांसेस सबसे ज्यादा है। आगे बेटा ये भी समझाऊंगा कि कहां पर आपके चांसेस ऑफ गेटिंग मार्क्स बहुत ज्यादा हाई रहेंगे और कहां पर चांसेस ऑफ गेटिंग मार्क्स थोड़े से कम रहेंगे, विद डिस्कशन कि भाई आप किस तरह से इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बेटा अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो आपके पास एक प्री डिटरमाइंड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बेटा पेपर 1 और पेपर 2 को लेके। ध्यान से समझना। तो 5 यूनिट हमने डिस्कस करी बेटा, कौन सी? बिजनेस फाइनेंस की, मार्केटिंग मैनेजमेंट हमने डिस्कस करा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमने डिस्कस करा, बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने डिस्कस करा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हमने डिस्कस करा। एक यूनिट है हमारे पास बेटा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज। अगर मैं इस यूनिट की बात करूं बेटा कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स की। टोटलिटी में बात करूं बेटा तो 20 मार्क्स की यूनिट रहने वाली है। भाई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज के अंदर बेसिकली हम लोगों ने पढ़ना क्या है, पहले ये ध्यान देना। भाई ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर बेसिकली हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के लिए एक एम्प्लॉइज, या फिर कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की वजह से एक एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज करता है। तो यहां पर बेसिकली हम लोगों ने कंसीडर करना है कि एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किन पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर काम करता है। यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज का बिहेवियर किस तरह से चेंज होगा और एम्प्लॉइज किस तरह से वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करेंगे, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहां पर डिस्कशन करेंगे। और इस यूनिट को बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये यूनिट बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। आपको यहां पर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज बताई गई है कि भाई जैसे कि एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी, जी थ्योरी, राइट, मैकग्रेगर की थ्योरी, आउची की थ्योरी, राइट। उसके बाद और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जिन थ्योरीज के बारे में यहां पर डिस्कशन किया जाएगा। इसके अंदर समझा क्या जाएगा, बेसिकली इसके अंदर समझा जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की वजह से एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से मोटिवेटेड रहता है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी जी जान तक लगा देता है, और ऑर्गेनाइजेशन को किन पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई वो एक एम्प्लॉय को इस तरह का प्लेटफॉर्म दे कि भाई वो एम्प्लॉयज हमेशा चीजों के लिए कहीं पर ना जाए और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईमानदारी से काम करे। जैसे कि यहां पर मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी आती है। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है बेटा, उसके बारे में भी समझेंगे इसके अंदर। तो यहां पर बेसिकली थ्योरेटिकल यूनिट हमारी रहने वाली है और इस थ्योरेटिकल यूनिट के अंदर
इस थ्योरेटिकल यूनिट के अंदर मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पर जो थ्योरीज बताई गई है वो थ्योरीज कहीं ना कहीं आपको लर्न करनी है, रिमेंबर करनी है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। तो आप इस यूनिट के अंदर बेटा पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं बेटा 7th यूनिट की, तो एक यूनिट हमारी है बेटा अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। अब ये अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग क्या है बेटा? आप 11th क्लास से अकाउंटेंसी पढ़ते हुए आते हैं, राइट? 11th क्लास से आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। ऑडिटिंग आप ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर बेटा? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर कि ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। तो अकाउंटेंसी के अंदर भी आपने किन टॉपिक्स को यहां पर कंसीडर करना है? यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन देखे गए हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका पार्टनरशिप एक्ट, वहां से क्वेश्चन आएंगे। पार्टनरशिप एक्ट से क्वेश्चन आते हैं बेटा। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर यहां पर क्वेश्चन जो देखे जाते हैं बेटा वो कंपनीज एक्ट से देखे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन ज्यादातर बेटा इसका जो ध्यान रहता है या फिर एरिया ऑफ कंसर्न रहता है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट रहता है। क्या रहता है? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स रहता है। आई बात समझ में? जी सर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं बेटा 8वें नंबर पर, तो एक यूनिट है हमारे पास टैक्सेशन। टैक्सेशन, यहां पर थोड़े से कॉन्सेप्ट हमारे इंटरनेशनल टैक्सेशन के भी आते हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन के भी कॉन्सेप्ट यहां पर आप लोगों से पूछे जाते हैं कि व्हाट इज इंटरनेशनल टैक्सेशन, व्हाट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन आप लोगों को पता है भाई, टैक्स इंडिया के अंदर 2 तरह से लिए जाते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स की वेटेज यहां पर ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट टैक्स से भी क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो वो आपकी अमेंडमेंट्स पूछी जाएंगी। या तो अमेंडमेंट्स पूछी जाएगी, या तो जब आपका फाइनेंस बिल पास होता है, तो जब भी फाइनेंस बिल आता है वो फाइनेंस बिल जैसे कि फेब में आता है, सबको पता है, तो ये जून वाले या फिर जुलाई वाले बच्चे जो देते हैं उनके लिए इसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे जाएंगे वो फाइनेंस बिल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनेंस बिल आपको बताएगा कि फाइनेंशियली आपको क्या क्या अमेंडमेंट इस साल में आई है और किन किन अमेंडमेंट्स के ऊपर यहां पर डिस्कशन करना है। फिर टैक्सेशन के अंदर आप लोगों को पता है हमें क्या समझना है, बेसिक समझना है कि टैक्सेशन का बेसिक क्या है। फिर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक पढ़ना है। रेजिडेंशियल स्टेटस से भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे जानेंगे भाई, क्या एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट है तो वो किस तरह का है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। आई बात समझ में? तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा एक टॉपिक होता है हमारा हेड्स ऑफ इनकम, जिसके अंदर बेसिकली एक इंडिविजुअल की इनकम को टैक्स किया जाता है। एक डेफिनेशन हमारे पास है पर्सन की, इसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 कि भाई एक पर्सन इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से कौन कौन होगा। एक पर्सन 7 टाइप के हो सकते हैं बेटा। इनकम टैक्स 7 टाइप के पर्सन को पर्सन की डेफिनेशन में कंसीडर करता है, यानी कि इन सबको टैक्स देने की रिक्वायरमेंट है या फिर अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। टैक्सेशन के अंदर फिर हम जानेंगे 5 हेड्स है, जिन हेड्स के अंदर एक पर्सन की इनकम को क्या किया जाता है बेटा, टैक्स किया जाता है। कौन कौन सा बेटा? सबसे पहले हमारे पास आता है सैलरी, अंडर द हेड सैलरी। देन वी हैव द हेड, कौन सा बेटा? हाउस प्रॉपर्टी। हमारे पास कौन सा हेड है? हाउस प्रॉपर्टी हेड है। देन हमारे पास कौन सा हेड है बेटा? देन वी हैव पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। देन वी हैव अ हेड नोन एज कैपिटल गेन, एक हेड है हमारे पास कैपिटल गेन। फिर हमारे पास लास्ट क्या है बेटा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आईओएस। यहां पर हमने समझना है कि इस हेड के अंदर अगर मुझे किसी इनकम को टैक्स करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, इसके लिए चार्जिंग सेक्शन कौन सी है,
व्हाट डू वी मीन बाय चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। भाई हाउस प्रॉपर्टी की चार्जिंग सेक्शन क्या है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर किस किस इनकम को टैक्स किया जाएगा, एनएवी क्या होता है, राइट, वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पर समझना है। पीजीबीपी सेम कंडीशन पर कैपिटल गेन आईयूएस, देन वी हैव सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट, देन वी हैव डिडक्शन कॉन्सेप्ट। डिडक्शन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन के कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी भाई इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टैक्सेशन से रिलेटेड, या तो जनरली वो आपके अमेंडमेंट से आएंगे, या तो आपके वो डिडक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर इन 5 हेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभार अगर पूछेगा आपसे तो आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन पूछ लेगा। तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन और हर एक चीज को हम लोग एक डिफाइंड तरीके से करेंगे और समझेंगे इस यूनिट के अंदर भी। अब आगे समझना बेटा, ये आपकी थी यूनिट नंबर 8 टैक्सेशन। देन वी हैव यूनिट नंबर 9, देन वी हैव यूनिट नंबर 9 जिसको हम लोगों ने बोला बेटा इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। अब आप लोगों को पता है कि एक कंपनी यूजली या फिर एक नेशन यूजली विद इन द कंट्री ही ट्रेड नहीं करता है बेटा, वो आउटसाइड द कंट्री यानी कि वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को एक कंट्री मानकर क्या करता है बेटा, ट्रेड करता है। हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमें पता है बेटा व्हाट इज द बेसिक मीन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो इस टॉपिक के अंदर हमें यह समझना है कि एक बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर किस किस तरह से ट्रेड करता है, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए कौन कौन सी थ्योरीज हैं। वेरियस ऑथर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज को क्या किया है बेटा, यहाँ पर डिफाइंड किया है, यहाँ पर अपनी थ्योरीज के बारे में बात करी है, उन थ्योरीज के बारे में भी समझेंगे और इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से चलता है। एफडीआई क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, एफपीआई क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको इसके अंदर बेसिकली समझा जाता है। अगर मैं टोटलिटी में बात करूं अभी तक तो इसकी वेटेज कितनी है बेटा, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग की 10 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 20 मार्क्स की वेटेज है। टैक्सेशन की बात करूं जिसमें कि इंटरनेशनल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड है, टोटल क्वेश्चन 10, एक क्वेश्चन की वेटेज 2, 20। देन वी हैव इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी बेटा 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स की बेटा 20 मार्क्स। टोटल बात करूं कितने यूनिट हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यूनिट अभी तक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, राइट। अब एक लास्ट यूनिट जो हमारे पास बचती है बेटा वो होती है यूनिट नंबर 10 विच इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, यहां पर भी बेटा 10 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स की और 20 मार्क्स का ये पेपर, आप 20 मार्क्स का ये वाली यूनिट आपकी रहेगी। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है बेटा, अब अगर मैं एक बिजनेस की बात करता हूं तो एक बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में वर्क करता है वहां पर उसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं। तो भाई अगर उसको सरवाइव मार्केट के अंदर करना है, अगर एक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करना चाहता है तो उनको किस किस फंडामेंटल, किस किस प्रिंसिपल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, राइट। वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसके अंदर समझने हैं कि किन टॉपिक्स के ऊपर एक बिजनेस को ध्यान देना चाहिए। व्हाट शुड बी द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द बिजनेस इन ऑर्डर टू सस्टेन इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग रन। आप लोगों ने समझा होगा कि जब भी एक बिजनेस मार्केट में आता है, जब भी एक कंपनी कॉर्पोरेट की जाती है और वो मार्केट में आती है तो उसका प्राइमरी मोटिव कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। उसका प्राइमरी मोटिव होता है कि अपने खर्चों को निकालना, किसी तरह से वो डे टू डे एक्सपेंसेस को किसी तरह से कर पाए। प्रॉफिट मेकिंग एक लॉन्ग टर्म विजन एक बिजनेस के लिए रहता है। तो उस लॉन्ग टर्म विजन को कंसीडर करने के लिए, उस लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर वर्क करने के लिए ये एक बिजनेस के लिए मस्ट है। क्या मस्ट है कि भाई वो अपने सराउंडिंग में
या फिर जिस भी इन्वायरमेंट में वो वर्क कर रहा है, भाई इन्वायरमेंट दो तरह की हो सकती है, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। भाई उस इन्वायरमेंट के अंदर के और बाहर के फैक्टर्स को समझे तभी वो लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएगा, अदरवाइज एक बिजनेस कभी भी ब्रेक इवन तक नहीं पहुंच पाएगा और ब्रेक इवन तक भी नहीं जा पाएगा और अल्टीमेटली उसको क्या करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, जानेंगे इस यूनिट के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में। तो ये 10 यूनिट आपकी रहती है बेटा किसके अंदर, एनटीए नेट कॉमर्स के अंदर। अब अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो बेटा 10 यूनिट हो गए बेटा, एक यूनिट से बेटा 10 क्वेश्चन, टोटल 10 यूनिट बेटा 100 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन की वेटेज बेटा 2 मार्क्स की, टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए बेटा 200 मार्क्स के। तो ये हमारा पैटर्न रहता है बेटा इसके अंदर, दिस विल बी द पैटर्न। अब ध्यान से समझना बेटा कि अब मुझे इस चीज को, अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है तो मुझे किन यूनिट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज्यादा, और किन यूनिट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा अगर कम ध्यान दूं तो भी चलेगा, क्योंकि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आई बात समझ में? जी सर। अब ध्यान से समझते हैं बेटा एक एक चीज को और जानेंगे कि कहां से कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं जनरली। समझना बेटा, अगर मैं बिजनेस फाइनेंस की बात करता हूं, सबसे इजी यूनिट है बेटा ये, इट इज द मोस्ट इजीएस्ट यूनिट। यू कैन स्कोर मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 10 इन दिस यूनिट, यानी कि मिनिमम 8 क्वेश्चन आपके यहां से सही होने चाहिए और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। मार्केटिंग मैनेजमेंट इजी बट लेंथी, एंड नाउ अब जब से एनटीए इस एग्जाम को करवाने लगा है तो यहां पर थोड़े से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा अब एनटीए। अब इसका ट्रेंड ऐसा हो चुका है बेटा कि वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है दैट कि भाई मार्केटिंग का मतलब है क्या, अब ऐसे नहीं पूछेगा वो आपसे। मार्केटिंग में आपका प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है, वो प्राइसिंग डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि बिजनेस को किस टाइप की प्राइसिंग लगानी चाहिए, नहीं। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, एक केस बना देगा और केस के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा बताओ अब इस तरह का सिनेरियो है तो एक बिजनेस को क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए या फिर कौन सी प्राइसिंग लगानी चाहिए। ये थोड़ी सी इजी यूनिट तो है क्योंकि इसमें बेटा आपको लर्न करना है, रिमेंबर करना है, लेकिन ये लेंथी यूनिट है और उसके बाद भी यहां पर एश्योरेंस नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करेंगे। तो मैं कहता हूं बेटा यहां पर मिनिमम आप 7 क्वेश्चन का टारगेट लेके चले और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन का टारगेट लेके चले। आई बात समझ में? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करूं, इजी टॉपिक है एंड लर्न करने वाला टॉपिक है। मिनिमम 8 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस यहां से आपके सही होने चाहिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूं, मोस्ट इजी, राइट, वेरी वेरी इजी टॉपिक यूनिट, मिनिमम 9 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इजी टू मॉडरेट, मिनिमम 7 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन यहां से ठीक किए जा सकते हैं क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं देगा एग्जाम के अंदर, वो सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला, सीधे सीधे आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, दैट्स इट। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इजी, 9 से 10 क्वेश्चंस के बीच में आपके यहां पे सही होने चाहिए। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी वाला पार्ट सबका सही होना चाहिए बिकॉज आप लोग ग्रेजुएशन 11-12 से लेके ग्रेजुएशन तक इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन में भी आप लोगों ने अकाउंटेंसी पढ़ी है, ऑडिटिंग पढ़ी है, थ्रू आउट लाइफ आपने ऑडिटिंग पढ़ी है, तो ये इजी कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा। और जनरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं मिनिमम 7 क्वेश्चन और मैक्सिमम 9 क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका जो गलत हो सकता है वो ऑडिटिंग के अंदर चांसेस है क्योंकि ऑडिटिंग थोड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एसेस भी पूछे जाते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, जो कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है। आई बात समझ में या नहीं आई? तो ऐसे से क्वेश्चंस गलत हो सकता है क्योंकि भाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग सारे के सारे करवा पाना संभव नहीं है। ज्यादा अगर हम लोग जब सीए वगैरह कर रहे होते हैं तो वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बहुत ज्यादा डिटेल में समझते हैं, तो वो सारे टॉपिक आप लोगों को यहां पर समझना जरूरी भी नहीं है और रेलिवेंस के भी नहीं है। टैक्सेशन की बात करता हूं,
टैक्सेशन को किस तरह से टैकल करना है, सबसे कम टाइम में सबसे मैक्सिमम आउटपुट कहीं से अगर निकाला जा सकता है तो वो टैक्सेशन है। किस तरह से मैंने बताया, फाइनेंस बिल के अंदर जो अमेंडमेंट आएगी वो करके, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है उन टॉपिक्स को करके, और साथ में अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक जीएसटी का जो टॉपिक है, वो जीएसटी का टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंस का है। वहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसको हम लोग बिजनेस लॉ के अंदर ही बेसिकली डिफरेंशिएट कर देते हैं और बिजनेस लॉ में ही इस टॉपिक को हम लोग कर लेते हैं भाई। उसके बाद अगर टैक्सेशन की बात करूं तो यहां पर मैं कहूंगा बेटा ये थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा और थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल रहेगा, क्योंकि भाई यहां से सारे क्वेश्चन कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है। सारे के सारे क्वेश्चंस यहां से सही हो, इसका तर्क थोड़ा सा यहां पर नहीं बनता है। तो जनरली अगर मैं बात करूं बेटा तो 7 से 8 क्वेश्चन यहां पर रहेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस इन्वायरमेंट, बेटा ये एक ही यूनिट है। यहां पर बिजनेस इन्वायरमेंट मैंने आपको यहां पर बता दिया बेटा, तो यहां समझना इंटरनेशनल बिजनेस और यहां पर आप बोलो बेटा इन्वायरमेंट, यहीं पर ही कंसिडर किया जाएगा। और एक यूनिट आपकी बिजनेस लॉ की है बेटा, यहां पर बिजनेस लॉ एक यूनिट है 10 × 2 मार्क्स की, 20 नंबर की। इंटरनेशनल बिजनेस एंड एनवायरनमेंट की बात करता हूं, इजी टॉपिक है, आसानी से मार्क्स स्कोर यहां पर किए जा सकते हैं। कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, मिनिमम 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10। बिजनेस लॉ के अंदर आपके 10 लॉज आएंगे, पार्टनरशिप एक्ट, राइट। आपके इसके अंदर फिर आता है बेटा कंपनीज लॉ, देन वी हैव जीएसटी। इसी तरह से बेटा आपके टोटल 10 लॉज यहां पर रहते हैं। और ये भी टॉपिक कैसा रहेगा, इजी रहेगा, आपको बस रिमेंबर करना है, याद करना है इन टॉपिक को। यहां पर भी आपके क्वेश्चन 8 से 10 सही होने चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर मैं टोटलिटी में अगर बात करता हूं बेटा, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपके मिनिमम कितने मार्क्स बनते हैं और मैक्सिमम कितने बनते हैं बेटा, ध्यान से समझना। मिनिमम और मैक्सिमम की अगर मैं बात करता हूं बेटा, देखना बेटा 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 9 कितने हो गए बेटा, 23 और 9 32, 32 और 7 39, 39 और 9 48, 48 और 7 कितने हो गए बेटा, 55, 55 और 7 कितने हो गए बेटा, 62, 62 और 8 70, 78 मिनिमम क्वेश्चंस बेटा। मैक्सिमम अगर मैं बात करता हूं बेटा तो ये क्वेश्चन की रेंज आपकी कहीं ना कहीं मैक्सिमम तक जाएगी बेटा, 90 तक। इतने मार्क्स आपको लेके आने ही नहीं है बेटा, बिकॉज इट इज ए क्वालिफाइंग टेस्ट, इट इज ए एलिजिबिलिटी टेस्ट विच मेक यू एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपको बाकियों से अच्छा स्कोर करना है, आपको बाकियों से अच्छा मार्क्स लेके आने हैं, डेट्स इट। तो भाई अगर आप 78 क्वेश्चन भी करते हैं आपका काम बन गया बेटा। 78 का मतलब है बेटा 78 × 2 अगर मैं करता हूं तो कितना हो गया बेटा, 156 मार्क्स। और 156 मार्क्स एंड 70 प्लस मार्क्स इन पेपर 1 मेक्स यू एलिजिबल फॉर JRF, नॉट एलिजिबल बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम, दिस इज द फैक्ट। अगर आपके इस चीज से रिलेटेड और कोई ज्यादा क्वेरीज है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरह से इस एग्जाम को टैकल करना चाहिए। अब यूनिट वाइज में भी अगर मैं बात कर लूं आप लोगों के साथ एक बार कि भाई किस तरह से अगर हम लोग सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं तो किस तरह से टैकल करें। सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस के ऊपर ध्यान दीजिए भाई, उसके बाद इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स करिए, फिर टैक्सेशन वाला टॉपिक सबसे लास्ट में, इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, बिजनेस लॉ करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज, देन मार्केटिंग, देन ह्यूमन रिसोर्स, लास्ट अकाउंटेंसी एंड एट लास्ट वी विल डू टैक्सेशन। दिस शुड बी आवर अप्रोच। अब आशा करता हूं भाई आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि अगर मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है तो मुझे किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए अगर मुझे JRF कॉमर्स के अंदर लेके आना है, राइट। और अगर इससे ज्यादा आप लोगों को डिटेल में कुछ चीज जाननी है तो भाई नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करिएगा और वो आपको और ज़्यादा डिटेल में इस सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं। और हमारा जो नया बैच है NTA नेट के लिए
वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और अगर आप लोग इनरोल करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए इनरोल करवा सकते हैं, जहां पर पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस मैं आप लोगों को पर्टिकुलरली प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। समझना है कि टैक्सेशन का बेसिक क्या है, फिर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक पढ़ना है। रेजिडेंशियल स्टेटस से भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे जानेंगे, भाई क्या एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट है तो वो किस तरह का है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। आई बात समझ में, तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा एक टॉपिक होता है हमारा हेड्स ऑफ इनकम, जिसके अंदर बेसिकली एक इंडिविजुअल की इनकम को टैक्स किया जाता है। एक डेफिनेशन हमारे पास है पर्सन की, इसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 कि भाई एक पर्सन इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से कौन कौन होगा। एक पर्सन 7 टाइप के हो सकते हैं बेटा, इनकम टैक्स 7 टाइप के पर्सन को पर्सन की डेफिनेशन में कंसीडर करता है, यानी कि इन सबको टैक्स देने की रिक्वायरमेंट है या फिर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। टैक्सेशन के अंदर फिर हम जानेंगे 5 हेड्स है, जिन हेड्स के अंदर एक पर्सन की इनकम को क्या किया जाता है बेटा, टैक्स किया जाता है। कौन कौन सा बेटा, सबसे पहले हमारे पास आता है सैलरी, अंडर द हेड सैलरी। देन वी हैव द हेड, कौन सा बेटा, हाउस प्रॉपर्टी। हमारे पास कौन सा हेड है, हाउस प्रॉपर्टी हेड है। देन हमारे पास कौन सा हेड है बेटा, देन वी हैव पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। देन वी हैव अ हेड नोन एज कैपिटल गेन, एक हेड है हमारे पास कैपिटल गेन। फिर हमारे पास लास्ट क्या है बेटा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, IOS। यहां पर हमने समझना है कि इस हेड के अंदर अगर मुझे किसी इनकम को टैक्स करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, इसके लिए चार्जिंग सेक्शन कौन सी है। व्हाट डू वी मीन बाय चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। भाई हाउस प्रॉपर्टी की चार्जिंग सेक्शन क्या है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर किस किस इनकम को टैक्स किया जाएगा, NAV क्या होता है, राइट वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पर समझना है। पीजीबीपी सेम कंडीशन पर, कैपिटल गेन IOS। देन वी हैव सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट। देन वी हैव डिडक्शन कॉन्सेप्ट, डिडक्शन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन के कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टैक्सेशन से रिलेटेड, या तो जनरली वो आपके अमेंडमेंट से आएंगे, या तो आपके वो डिडक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर इन 5 हेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभार अगर पूछेगा आपसे तो आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन पूछ लेगा। तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन और हर एक चीज को हम लोग एक डिफाइंड तरीके से करेंगे और समझेंगे इस यूनिट के अंदर भी। अब आगे समझना बेटा, ये आपकी थी यूनिट नंबर 8 टैक्सेशन। Then we have unit number 9. Then we have unit number 9, जिसको हम लोगों ने बोला बेटा इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। अब आप लोगों को पता है कि एक कंपनी यूजली या फिर एक नेशन यूजली विद इन द कंट्री ही ट्रेड नहीं करता है बेटा, वो आउटसाइड द कंट्री यानी कि वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को एक कंट्री मानकर क्या करता है बेटा, ट्रेड करता है। हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमें पता है बेटा व्हाट इज द बेसिक मीन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो इस टॉपिक के अंदर हमें यह समझना है कि एक बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर किस किस तरह से ट्रेड करता है। इंटरनेशनल बिजनेस के लिए कौन कौन सी थ्योरीज हैं, वेरियस ऑथर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज को क्या किया है बेटा, यहाँ पर डिफाइंड किया है, यहाँ पर अपनी थ्योरीज के बारे में बात करी है। उन थ्योरीज के बारे में भी समझेंगे और इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से चलता है। FDI क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, FPI क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको इसके अंदर बेसिकली समझा जाता है। अगर मैं टोटलिटी में बात करूं अभी तक तो इसकी वेटेज कितनी है बेटा, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग की 10 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 20 मार्क्स की वेटेज है। टैक्सेशन की बात करूं जिसमें कि इंटरनेशनल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड है, टोटल क्वेश्चन 10, एक क्वेश्चन की वेटेज 2, 20।
देन वी हैव इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी बेटा 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की बेटा 2 मार्क्स की बेटा 20 मार्क्स। टोटल बात करूं कितने यूनिट हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यूनिट अभी तक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, राइट। अब एक लास्ट यूनिट जो हमारे पास बचती है बेटा वो होती है यूनिट नंबर 10 विच इज नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, यहां पर भी बेटा 10 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन की बेटा इस 2 मार्क्स की और 20 मार्क्स का ये पेपर, आप 20 मार्क्स का ये वाली यूनिट आपकी रहेगी। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है बेटा, अब अगर मैं एक बिजनेस की बात करता हूं तो एक बिजनेस जिस इन्वायरमेंट में वर्क करता है वहां पर उसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं। तो भाई अगर उसको सरवाइव मार्केट के अंदर करना है, अगर एक बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव करना चाहता है तो उनको किस किस फंडामेंटल, किस किस प्रिंसिपल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, राइट। वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसके अंदर समझने हैं कि किन टॉपिक्स के ऊपर एक बिजनेस को ध्यान देना चाहिए। व्हाट शुड बी द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द बिजनेस इन ऑर्डर टू सस्टेन इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग रन। आप लोगों ने समझा होगा कि जब भी एक बिजनेस मार्केट में आता है, जब भी एक कंपनी कॉर्पोरेट की जाती है और वो मार्केट में आती है तो उसका प्राइमरी मोटिव कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। उसका प्राइमरी मोटिव होता है कि अपने खर्चों को निकालना, किसी तरह से वो डे टू डे एक्सपेंसेस को किसी तरह से कर पाए। प्रॉफिट मेकिंग एक लॉन्ग टर्म विजन एक बिजनेस के लिए रहता है। तो उस लॉन्ग टर्म विजन को कंसीडर करने के लिए, उस लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर वर्क करने के लिए ये एक बिजनेस के लिए मस्ट है। क्या मस्ट है कि भाई वो अपने सराउंडिंग में या फिर जिस भी इन्वायरमेंट में वो वर्क कर रहा है, भाई इन्वायरमेंट 2 तरह की हो सकती है, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। भाई उस इन्वायरमेंट के अंदर के और बाहर के फैक्टर्स को समझे तभी वो लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएगा। अदरवाइज एक बिजनेस कभी भी ब्रेक इवन तक नहीं पहुंच पाएगा और ब्रेक इवन तक भी नहीं जा पाएगा और अल्टीमेटली उसको क्या करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, जानेंगे इस यूनिट के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में। तो ये 10 यूनिट आपकी रहती है बेटा किसके अंदर, एनटीए नेट कॉमर्स के अंदर। अब अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो बेटा 10 यूनिट हो गए बेटा, एक यूनिट से बेटा 10 क्वेश्चन, टोटल 10 यूनिट बेटा 100 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन की वेटेज बेटा 2 मार्क्स की, टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए बेटा 200 मार्क्स के। तो ये हमारा पैटर्न रहता है बेटा इसके अंदर, दिस विल बी द पैटर्न। अब ध्यान से समझना बेटा कि अब मुझे इस चीज को, अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है तो मुझे किन यूनिट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज्यादा, और किन यूनिट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा अगर कम ध्यान दूं तो भी चलेगा। क्योंकि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आई बात समझ में? जी सर। अब ध्यान से समझते हैं बेटा एक एक चीज को और जानेंगे कि कहां से कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं जनरली। समझना बेटा, अगर मैं बिजनेस फाइनेंस की बात करता हूं, सबसे इजी यूनिट है बेटा ये। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट यूनिट। यू कैन स्कोर मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 10 इन दिस यूनिट। यानी कि मिनिमम 8 क्वेश्चन आपके यहां से सही होने चाहिए और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। मार्केटिंग मैनेजमेंट इजी बट लेंथी, एंड नाउ अब जब से एनटीए इस एग्जाम को करवाने लगा है तो यहां पर थोड़े से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा अब एनटीए। अब इसका ट्रेंड ऐसा हो चुका है बेटा कि वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है डेट कि भाई मार्केटिंग का मतलब है क्या, अब ऐसे नहीं पूछेगा वो आपसे। मार्केटिंग में आपके प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है, वो प्राइसिंग डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि बिजनेस को किस टाइप की प्राइसिंग लगानी चाहिए, नहीं। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, एक केस बना देगा और केस के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा बताओ अब इस तरह का सिनेरियो है तो एक बिजनेस को क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए या फिर कौन सी प्राइसिंग लगानी चाहिए। ये थोड़ी सी इजी यूनिट तो है क्योंकि इसमें बेटा आपको लर्न करना है, रिमेंबर करना है, लेकिन ये लेंथी यूनिट है और उसके बाद भी यहां पर एश्योरेंस नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करेंगे।
तो मैं कहता हूं बेटा यहां पर मिनिमम आप 7 क्वेश्चन का टारगेट लेके चले और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन का टारगेट लेके चले। आई बात समझ में? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करूं, इजी टॉपिक है एंड लर्न करने वाला टॉपिक है। मिनिमम 8 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस यहां से आपके सही होने चाहिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूं, मोस्ट इजी, राइट, वेरी वेरी इजी टॉपिक यूनिट, मिनिमम 9 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इजी टू मॉडरेट, मिनिमम 7 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन यहां से ठीक किए जा सकते हैं, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं देगा एग्जाम के अंदर, वो सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला, सीधे सीधे आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, दैट्स इट। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इजी, 9 से 10 क्वेश्चंस के बीच में आपके यहां पे सही होने चाहिए। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी वाला पार्ट सबका सही होना चाहिए, बिकॉज आप लोग ग्रेजुएशन 11-12 से लेके ग्रेजुएशन तक इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन में भी आप लोगों ने अकाउंटेंसी पढ़ी है, ऑडिटिंग पढ़ी है, थ्रू आउट लाइफ आपने ऑडिटिंग पढ़ी है, तो ये इजी कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा। और जनरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं मिनिमम 7 क्वेश्चन और मैक्सिमम 9 क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका जो गलत हो सकता है वो ऑडिटिंग के अंदर चांसेस है, क्योंकि ऑडिटिंग थोड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर एसेस भी पूछे जाते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, जो कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है। आई बात समझ में या नहीं आई? तो ऐसे से क्वेश्चंस गलत हो सकता है, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग सारे के सारे करवा पाना संभव नहीं है। ज्यादातर हम लोग जब सीए वगैरह कर रहे होते हैं तो वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बहुत ज्यादा डिटेल में समझते हैं, तो वो सारे टॉपिक आप लोगों को यहां पर समझना जरूरी भी नहीं है और रेलेवेंस के भी नहीं है। टैक्सेशन की बात करता हूं, टैक्सेशन को किस तरह से टैकल करना है, सबसे कम टाइम में सबसे मैक्सिमम आउटपुट कहीं से अगर निकाला जा सकता है तो वो टैक्सेशन है। किस तरह से मैंने बताया, फाइनेंस बिल के अंदर जो अमेंडमेंट आएगी वो करके, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं उन टॉपिक्स को करके, और साथ में अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक जीएसटी का जो टॉपिक है, वो जीएसटी का टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंस का है। वहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसको हम लोग बिजनेस लॉ के अंदर ही बेसिकली डिफरेंशिएट कर देते हैं, और बिजनेस लॉ में ही इस टॉपिक को हम लोग कर लेते हैं भाई। उसके बाद अगर टैक्सेशन की बात करूं तो यहां पर मैं कहूंगा बेटा ये थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा और थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल रहेगा, क्योंकि भाई यहां से सारे क्वेश्चन कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है, सारे के सारे क्वेश्चंस यहां से सही हो, इसका तर्क थोड़ा सा यहां पर नहीं बनता है। तो जनरली अगर मैं बात करूं बेटा तो 7 से 8 क्वेश्चन यहां पर रहेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस इन्वायरमेंट, बेटा ये एक ही यूनिट है। यहां पर बिजनेस इन्वायरमेंट मैंने आपको यहां पर बता दिया बेटा, तो यहां समझना इंटरनेशनल बिजनेस और यहां पर आप बोलो बेटा इन्वायरमेंट, यहीं पर ही कंसिडर किया जाएगा। और एक यूनिट आपकी बिजनेस लॉ की है बेटा, यहां पर बिजनेस लॉ एक यूनिट है 10 × 2 मार्क्स की, 20 नंबर की। इंटरनेशनल बिजनेस एंड एनवायरनमेंट की बात करता हूं, इजी टॉपिक है, आसानी से मार्क्स स्कोर यहां पर किए जा सकते हैं। कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? मिनिमम 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10। बिजनेस लॉ के अंदर आपके 10 लॉज आएंगे, पार्टनरशिप एक्ट, राइट। आपके इसके अंदर फिर आता है बेटा कंपनीज लॉ, देन वी हैव जीएसटी। इसी तरह से बेटा आपके टोटल 10 लॉज यहां पर रहते हैं। और ये भी टॉपिक कैसा रहेगा? इजी रहेगा, आपको बस रिमेंबर करना है, याद करना है इन टॉपिक को। यहां पर भी आपके क्वेश्चन 8 से 10 सही होने चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर मैं टोटलिटी में अगर बात करता हूं बेटा, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपके मिनिमम कितने मार्क्स बनते हैं और मैक्सिमम कितने बनते हैं बेटा, ध्यान से समझना। मिनिमम और मैक्सिमम की अगर मैं बात करता हूं बेटा, देखना बेटा 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 9 कितने हो गए बेटा? 23 और 9 32, 32 और 7 39, 39 और 9 48, 48 और 7 कितने हो गए बेटा? 55, 55 और 7 कितने हो गए बेटा? 62, 62 और 8 70, 78, 78 मिनिमम क्वेश्चंस बेटा। मैक्सिमम अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो ये क्वेश्चन की रेंज आपकी कहीं ना कहीं मैक्सिमम तक जाएगी बेटा, 90 तक।
इतने मार्क्स आपको लेके आने ही नहीं है बेटा, बिकॉज इट इज ए क्वालिफाइंग टेस्ट, इट इज एलिजिबिलिटी टेस्ट विच मेक यू एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपको बाकियों से अच्छा स्कोर करना है, आपको बाकियों से अच्छा मार्क्स लेके आने हैं, डेट्स इट। तो भाई अगर आप 78 क्वेश्चन भी करते हैं आपका काम बन गया बेटा। 78 का मतलब है बेटा 78 इंटू 2 अगर मैं करता हूं तो कितना हो गया बेटा 156 मार्क्स, और 156 मार्क्स एंड 70 प्लस मार्क्स इन पेपर 1 मेक्स यू एलिजिबल फॉर JRF, नॉट एलिजिबल बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम, दिस इज द फैक्ट। अगर आपके इस चीज से रिलेटेड और कोई ज्यादा क्वेरीज है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरह से इस एग्जाम को टैकल करना चाहिए। अब यूनिट वाइज में भी अगर मैं बात कर लूं आप लोगों के साथ एक बार कि भाई किस तरह से अगर हम लोग सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं तो किस तरह से टैकल करें। सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस के ऊपर ध्यान दीजिए भाई, उसके बाद इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स करिए, फिर टैक्सेशन वाला टॉपिक सबसे लास्ट में, इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, बिजनेस लॉ करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज, देन मार्केटिंग, देन ह्यूमन रिसोर्स, लास्ट अकाउंटेंसी एंड एट लास्ट वी विल डू टैक्सेशन। दिस शुड बी आवर अप्रोच। अब आशा करता हूं भाई आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि अगर मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है तो मुझे किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए अगर मुझे JRF कॉमर्स के अंदर लेके आना है, राइट। और अगर इससे ज्यादा आप लोगों को डिटेल में कुछ चीज जाननी है तो भाई नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करिएगा और वो आपको और ज़्यादा डिटेल में इस सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं। और हमारा जो नया बैच है NTA NET के लिए वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अगर आप लोग इनरोल करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए इनरोल करवा सकते हैं, जहां पर पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस मैं आप लोगों को पर्टिकुलरली प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।